हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो पे हम असेसमेंट के चारों प्रकारों में से दूसरे प्रकार पर बात करेंगे, जिसका नाम है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन। चलिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर डीपली जानने से पहले हम उसका छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक प्रकार का प्रोसेस है, ठीक है, जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच एक क्लासरूम में होता है, जहाँ एक टीचर और स्टूडेंट के बीच ज्ञान का लेन देन यानी ज्ञान का आदान प्रदान होता है। इस प्रोसेस में टीचर द्वारा स्टूडेंट को बहुत सारे नॉलेज प्रोवाइड की जाती है और स्टूडेंट टीचर से बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं, और साथ ही स्टूडेंट यहाँ अपने बुकिश नॉलेज को प्रैक्टिकली तौर पर अप्लाई करते हैं। और टीचर्स स्टूडेंट द्वारा किए गए जितने भी एक्टिविटीज़ है, इन सभी का डेटा कलेक्ट करते हैं, और जिसके ज़रिए उन्हें यह पता चलता है कि छात्रों का कितना नॉलेज गेन हुआ है। शॉर्टकटली हमने जान लिया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। अब हम उस पर डीपली बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन के बारे में। सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन यानी परिचय पर बात करेंगे। रचनात्मक आकलन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक द्वारा छात्रों के अधिगम के संदर्भ में विविध प्रकार के साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है, जो कि छात्रों के अधिगम स्तर की सूचना प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में शिक्षकों तथा छात्रों दोनों को ही पृष्ठपोषण यानी फीडबैक प्राप्त होता है। तो देखिए, हमने पहले ही जाना कि ये एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, जहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच वार्तालाप के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से नॉलेज का आदान प्रदान होता है, ठीक है, ज्ञान का लेन देन होता है। और इसके बाद जो छात्र हैं वो बुकिश नॉलेज को एक प्रैक्टिकली तौर पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, टीचर द्वारा दिए गए ज्ञान को वो प्रैक्टिकली तौर पर यूज़ करते हैं। और इस तरह से स्टूडेंट सारे नॉलेज को प्रैक्टिकली तौर पर यूज़ करने के बाद उनका नॉलेज और ज़्यादा गेन होता है, ठीक है, नए नए क्रिएटिविटी उनमें आ जाती है। तो इस तरह से टीचर्स क्या करते हैं, उनके जितने भी गतिविधियों एक्टिविटीज़ के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी सबूत हैं, डेटाज हैं, इन सभी चीज़ों को एकत्र करते हैं, जो कि टीचर्स को छात्रों के अधिगम से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। और इस जानकारी के माध्यम से स्टूडेंट और टीचर दोनों को ही फीडबैक मिलता है। क्लासरूम के सभी बच्चे के रिपोर्ट सही आते हैं, अच्छे आते हैं, तो इससे टीचर्स के टीचिंग मेथड का पता चलता है कि उन्होंने कितने अच्छी तरीके से बताया है, और यह पता चलता है कि बच्चों ने उसे कितने अच्छी तरह से सीखा है। और इस प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, वार्ता करते हैं तथा उत्पादन का भी अध्ययन करते हैं, जिससे अधिगम संबंधित सफलताओं तथा असफलताओं का बोध होता है। सफलता की सूचना बालक को प्रोत्साहित करती है और उसके व्यवहार को एक सही दिशा प्रदान करती है, तथा असफलता उसे यह बताती है कि उसने कहाँ गलती की है और उसे कहाँ अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही जाना कि ये जो रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, एक प्रकार का प्रोसेस है जहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच क्लासरूम में बहुत सारे क्वेश्चनर होते हैं, बहुत सारे पर्यवेक्षक होते हैं, बहुत सारी बातचीत होती हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए टीचर्स को यह पता चलता है कि बच्चे ने उनके दिए गए ज्ञान को कितना अब्सॉर्ब किया है। इन सभी के माध्यम से टीचर्स को स्टूडेंट से संबंधित बहुत सारी डेटाएँ मिलती हैं, जिनका वे अध्ययन करते हैं। और इस अध्ययन के जरिए बच्चों के नॉलेज का पता चलता है कि वो सीखने में कितने सफल हुए हैं और कितने असफल हैं। और उनका ये सक्सेस, ये सफलता जो है, उन्हें मोटिवेट करती है और उनके बिहेवियर को एक सही दिशा प्रदान करती है, एक सही मार्ग प्रदान करती है। क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो बच्चे ज़रूर मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होने से उनके बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनके सोच में भी पॉजिटिविटी आती है। लेकिन उसी जगह अगर उन्हें असफलता प्राप्त होती है तो उनकी असफलता उन्हें यह बताती है कि उन्होंने कहाँ गलती की है और कहाँ उन्हें अपने व्यवहार में सुधार लाना है। तो इस प्रकार शिक्षक पृष्ठपोषण के द्वारा यह जान लेता है कि कहाँ उसे अपने शिक्षण विधि में सुधार करना है और कब छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा देनी। इस तरह से एक बालक को सफलता और असफलता की सूचना, सही और गलत का फर्क करना बताती है। ठीक उसी तरह से एक सफल और असफलता की सूचना एक टीचर्स को भी अपने टीचिंग मेथड में वो कितना सही है और कितना गलत, इस चीज़ का भी फर्क करना सिखाती है। और इस तरह से ये असेसमेंट एक टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही अच्छे और बुरे का फीडबैक देता है। तो इस प्रकार के आकलन के लिए प्रायः शिक्षक निर्मित परीक्षणों का ही प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि पढ़ाई की पाठ्य सामग्री को छात्रों ने आत्मसात किया है या नहीं। इस प्रकार अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए तथा सार्थक बनाने के लिए आकलन का प्रयोग शिक्षक एवं छात्र दोनों के द्वारा ही किया जाता है।
तो देखिए, ज़्यादातर असेसमेंट के इस प्रोसेस के लिए टीचर द्वारा बनाए गए टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जहां इस टेस्ट के ज़रिए ये पता चलता है कि बच्चों ने जो भी टीचिंग मटेरियल टीचर द्वारा दी गई है उसे वो कितना समझ पाए और कितना नहीं, वे कितना उसे आत्मसात कर पाए हैं और कितना नहीं, क्योंकि टीचिंग मटेरियल ही है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। इसलिए टीचिंग मटेरियल का सही नॉलेज होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से एक टीचर और स्टूडेंट के द्वारा फॉर्मेटिव असेसमेंट के प्रोसेस का यूज़ करके अधिगम के स्तर को ऊंचा और सार्थक बनाने का प्रयास किया जाता है। तो रचनात्मक आकलन का एक छोटा सा परिभाषा है प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार। रचनात्मक आकलन का आशय छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है, अर्थात इसमें छात्र एवं शिक्षकों द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि रचनात्मक आकलन के प्रोसेस के माध्यम से छात्रों में जो भी व्यवहारिक परिवर्तन हुए हैं, इन सभी व्यवहारिक परिवर्तनों की जानकारी मिलती है और साथ ही यह भी पता चलता है कि किस प्रकार बच्चे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट और टीचर अपनी जो नॉलेज है इस नॉलेज को किस प्रकार से अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, इस चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है रचनात्मक आकलन के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी रचनात्मक या विकासशील आकलन की विशेषताएं। रचनात्मक आकलन को विकासशील आकलन भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा आए कि विकासशील आकलन क्या है, तो आप रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करते हैं। तो पहला नंबर है प्रमाण एकत्रीकरण की प्रक्रिया। तो रचनात्मक आकलन की एक पहली विशेषता ये है कि ये छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए जितने भी प्रमाण हैं इन सभी का एकत्रीकरण करता है। ठीक है, तो रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों के अधिगम संबंधी प्रमाणों को एकत्रित करता है। इन प्रमाणों के आधार पर वह अधिगम प्रक्रिया को सुधार करने का भी प्रयास करता है। तो यह कहा गया है कि रचनात्मक आकलन का जो प्रोसेस है इसमें टीचर्स क्या करते हैं, छात्रों द्वारा जितने भी अधिगम से संबंधित, सीखने सिखाने से संबंधित जितने भी अचीवमेंट है, जितने भी प्रमाण हैं, जितने भी दस्तावेज हैं, इन सभी को एकत्रित करता है। ठीक है, और इन प्रमाणों के आधार पर ही वह यह तय करता है कि सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में क्या सुधार करना है और कितना सुधार करना है। दूसरा है प्रश्न आधारित प्रक्रिया। रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया प्रश्न आधारित प्रक्रिया है। इसमें छात्रों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न करके शिक्षक उनके अधिगम स्तर का आकलन करते हैं। इसमें छात्रों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न करके शिक्षक उनके अधिगम स्तर का आकलन करते हैं। तो रचनात्मक आकलन की यह एक विशेषता है कि वो प्रश्नों पर आधारित प्रक्रिया है, जिसमें टीचर्स छात्रों से अलग अलग तरह के प्रश्न करके उनके सीखने का लेवल पता लगाते हैं। तो इसी आकलन के माध्यम से ही उनके सीखने का लेवल कैसा है और कितना है यह पता लगाया जाता है। अब तीसरा है पर्यवेक्षण आधारित प्रक्रिया। पर्यवेक्षण आधारित प्रक्रिया को भी रचनात्मक आकलन का आधार माना जाता है, क्योंकि रचनात्मक आकलन में पर्यवेक्षण का जो कार्य है वो शिक्षक, छात्र एवं साथी समूह द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले शिक्षक द्वारा छात्रों के कार्य एवं उनके व्यवहार का पर्यवेक्षण करके आकलन किए हैं। फिर छात्र द्वारा स्व कार्य का सर्वेक्षण करके आकलन किया जाता है। तो देखिए, पर्यवेक्षण को हम ऑब्जर्वेशन यानी हिंदी में अवलोकन भी कह सकते हैं। तो रचनात्मक आकलन का जो प्रोसेस है ये पर्यवेक्षण पर आधारित है। ठीक है, जिसमें पर्यवेक्षण का जो कार्य है वो शिक्षक, छात्र एवं साथी समूह द्वारा की जाती है। पहले टीचर्स क्या करते हैं, वे बच्चों के कार्य, उनके एक्टिविटीज़, उनके बिहेवियर का पर्यवेक्षण या अवलोकन करते हैं और फिर छात्र स्वयं अपना सर्वेक्षण या पर्यवेक्षण करके आकलन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तब चौथा है वाद विवाद आधारित प्रक्रिया। तो रचनात्मक आकलन की एक और विशेषता है कि वो वाद विवादों पर आधारित है। रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से वाद विवाद या परिचर्चा का आयोजन होता है। इसमें शिक्षक व छात्रों की समान सहभागिता होती है। इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों के मध्य एक उचित संप्रेषण होता है, जिसमें वह एक दूसरे के भावों एवं विचारों को समझ पाते हैं। तो दूसरी विशेषता में यह है कि ये जो रचनात्मक आकलन का प्रोसेस है वाद विवाद पर आधारित है, क्योंकि रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया में छात्र और टीचर दोनों ही स्वतंत्र रूप से वाद विवाद और परिचर्चा करते हैं, यानी आपस में डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं
और इस डिस्कशन और डिबेट में छात्र और शिक्षक दोनों ही समान रूप से भागीदार होते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वाद विवाद और डिस्कशन के माध्यम से एक कम्युनिकेशन होता है, और इस कम्युनिकेशन के ज़रिए ही टीचर्स और छात्र दोनों अपने भावों और विचारों को एक दूसरे पर व्यक्त कर पाते हैं, समझ पाते हैं। अब पांचवा है उत्पाद अध्ययन संबंधी प्रक्रिया। उत्पाद अध्ययन आधारित प्रक्रिया के रूप में रचनात्मक आकलन को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें उन सभी कार्य एवं व्यवहार एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। इस आकलन की एक विशेषता और है कि ये उत्पादनों का अध्ययन करती हैं, यानी इस प्रक्रिया के माध्यम से टीचर्स द्वारा जितने भी चीज़ों का उत्पादन किया है, सीखने सिखाने से संबंधित जितने भी चीज़ों का उत्पादन हुआ है, इन सभी उत्पादनों का अध्ययन करती है इस प्रक्रिया के माध्यम से। और साथ ही इसमें छात्रों के उन सभी कार्यों, एक्टिविटीज़, उन सभी बिहेवियर और जो भी अनुप्रयोग हुए हैं, इन सभी अनुप्रयोगों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। छठा है पृष्ठपोषण आधारित प्रक्रिया। देखिए, रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया में पृष्ठपोषण प्रदान करके छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित किया जाता है। तो देखिए, रचनात्मक आकलन की ये जो प्रक्रिया है, ये पृष्ठपोषण यानी फीडबैक पर आधारित है। इस प्रक्रिया में बच्चों को टीचर्स द्वारा बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं, जिससे बच्चों के अधिगम से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं कि उनका अधिगम का स्तर कैसा है, और साथ ही यह फीडबैक बच्चों को प्रेरित यानी मोटिवेट भी करता है, क्योंकि अगर बच्चे सीखने में सफल होते हैं तो उनकी यह सफलता उन्हें मोटिवेट करती है और आगे सीखने के लिए, और साथ ही उन्हें सीखने के नए मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसीलिए रचनात्मक आकलन की एक खास विशेषता है कि वह पृष्ठपोषण यानी फीडबैक पर आधारित है, जिसके माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। अब सातवां है स्व आकलन की प्रक्रिया। रचनात्मक आकलन की इस प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों के द्वारा ही अधिगम गतिविधियों का आकलन किया जाता है। शिक्षक द्वारा अपनी अधिगम गतिविधियों का आकलन करके उसकी सफलता एवं असफलता को ज्ञात किया जाता है। देखिए, रचनात्मक आकलन की एक और विशेषता है कि इसमें स्वयं का आकलन किया जाता है, यानी रचनात्मक आकलन की इस प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही अपने अपने अधिगम सीखने सिखाने की जो गतिविधियां हैं, इन सभी गतिविधियों का आकलन करते हैं। टीचर्स क्या करते हैं, अपने सीखने सिखाने की जो गतिविधि, जो एक्टिविटीज़ है, उनका आकलन करती है और यह पता करती है कि वह अपने इस अधिगम की प्रक्रिया में कितने सफल हैं और कितने असफल हैं। तो उनकी सफलता और असफलता की जो जानकारी है वह स्वयं के आकलन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो रचनात्मक आकलन की इस प्रक्रिया में टीचर्स और स्टूडेंट दोनों ही अपना अपना स्वयं का आकलन करते हैं और अपनी सफलता और असफलता का ज्ञात करते हैं। तो अब हम रचनात्मक आकलन के लाभ पर बात करेंगे कि रचनात्मक आकलन के कौन कौन से लाभ हैं। सबसे पहला है, रचनात्मक आकलन के माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मक आकलन का एक बेनिफिट ये है कि इस आकलन के माध्यम से टीचर बच्चों के जो प्रारंभिक ज्ञान होती है, जो उनका प्रीवियस नॉलेज होता है, इसका मूल्यांकन कर पाती है। दूसरा है, रचनात्मक आकलन द्वारा छात्र की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो इस आकलन का एक और बेनिफिट ये है कि इस आकलन के माध्यम से बच्चों के इस योग्यता का पता चलता है कि वह अपने नॉलेज का अपने डेली लाइफ में किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तीसरा बेनिफिट है, रचनात्मक आकलन का उद्देश्य छात्र में निहित चिंतन एवं विचार शक्ति का आकलन करना। ठीक है, तो ये तीसरा बेनिफिट ये है कि इस असेसमेंट के जरिए बच्चों के अंदर निहित चिंतन शक्ति और उनकी विचार शक्ति का आकलन करती है। चौथा बेनिफिट से रचनात्मक आकलन छात्रों के तर्क शक्ति का भी ज्ञात करता है कि वह प्राप्त ज्ञान से अलग हटकर भी कुछ विचार कर सकता है या नहीं। यानी कि रचनात्मक आकलन छात्रों के उस तर्क शक्ति का ज्ञात करता है जिससे यह पता चलता है कि छात्रों के अंदर जो भी नॉलेज है वो उस नॉलेज से हटकर भी कुछ अलग सोच विचार कर सकते हैं या नहीं, या बस अपने नॉलेज तक ही सीमित है।